नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, एक सवाल है, क्या आपका सारा का सारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंडियन मार्केट में है? आज हम यही देखने वाले हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट की दुनिया को भारत से बाहर कैसे ले जाएं, मतलब ग्लोबल इन्वेस्टिंग को कैसे अनलॉक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये है हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट, है ना। अब जरा जूम आउट करते हैं और ये है पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट। पता है, भारत का मार्केट ग्लोबल मार्केट का सिर्फ 4 से 5% ही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम में से ज्यादातर इन्वेस्टर्स बस इतने से हिस्से में ही खेल रहे हैं। और इसका सीधा सा मतलब है कि 95% मौके जो भारत के बाहर हैं वो हमारी नज़रों से छूट जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इतने बड़े मौकों को हाथ से जाने दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, राइट? चलिए इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक कहानी देखते हैं। ये कहानी है एक रुके हुए मतलब स्टैग्नेंट पोर्टफोलियो की। और इससे हम समझेंगे होम कंट्री बायस के खतरों को, मतलब सिर्फ अपने ही देश में इन्वेस्ट करने के क्या-क्या रिस्क हो सकते हैं। तो साल था 1989। जापान में एक इन्वेस्टर थी, साकुरा। उस टाइम जापान की इकोनॉमी एकदम रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी। तो साकुरा ने क्या किया, अपना सारा का सारा पैसा जापानीज मार्केट में ही लगा दिया। ग्लोबल इन्वेस्टिंग का तो उन्होंने सोचा तक नहीं। और फिर 35 साल गुजर गए। नतीजा क्या निकला? एकदम चौंकाने वाला। इतने सालों के इंतजार के बाद रिटर्न्स लगभग ना के बराबर थे। और अगर हम महंगाई मतलब इन्फ्लेशन को भी मिला लें तो उनका पोर्टफोलियो असल में 2% के नुकसान में था। सोचिए, 35 साल और नतीजा माइनस में। तो साकुरा जैसी हालत से बचने के लिए क्या करना होगा? बिल्कुल सही, हमें अपने देश की सीमाओं से बाहर झांकने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड क्लास कंपनियों तक पहुंचने के रास्ते क्या हैं। देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टिंग के ना 3 बड़े फायदे हैं। पहला तो ये कि आपका रिस्क सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता। दूसरा, आपकी इन्वेस्टमेंट रुपए के अलावा दूसरी करेंसीज में भी डाइवर्सिफाई हो जाती है। और तीसरा, आपको उन ग्लोबल कंपनीज और सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है जो शायद इंडिया में हैं ही नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अपना सारा पैसा बाहर लगा देना है, नहीं। ज्यादातर हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच ही बेस्ट है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अपने टोटल पोर्टफोलियो का करीब 10 से 20% हिस्सा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स में रखना एक बहुत ही समझदारी वाला और प्रैक्टिकल कदम है। तो इंडिया से बाहर इन्वेस्ट कैसे करें? इसके 2 बहुत ही आसान रास्ते हैं। पहला है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स। इसमें आप रुपए में ही एसआईपी कर सकते हैं और इन्हें इंडियन फंड हाउसेज ही मैनेज करते हैं। और दूसरा ऑप्शन है ग्लोबल ईटीएफ्स, जिन्हें आप अपने डीमैट अकाउंट से इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर ही खरीद बेच सकते हैं, वो भी लाइव मार्केट प्राइस पर। अब ये जो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स हैं, ये भी मोटे तौर पे 2 तरह के होते हैं। पहला है फीडर फंड। इसमें आपका पैसा किसी एक खास विदेशी फंड में लगता है, जैसे मान लीजिए S&P 500 को ट्रैक करने वाले किसी फंड में। और दूसरा है फंड ऑफ फंड्स। इसमें आपका पैसा एक नहीं बल्कि कई सारे इंटरनेशनल फंड्स में बढ़ जाता है, जिससे डाइवर्सिफिकेशन और भी बढ़िया हो जाता है। तो ये रास्ते तो काफी सीधे हैं, है ना? लेकिन रुकिए, कुछ बहुत जरूरी रिस्क हैं जिन्हें समझना ही होगा, खासकर ईटीएफ्स में। एक कॉन्सेप्ट है प्रीमियम का, जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे बड़ी दिक्कत है प्रीमियम। अब ये प्रीमियम क्या भला है? इसे समझने के लिए हमें पहले ईटीएफ की असली वैल्यू को समझना होगा, जिसे कहते हैं INAV, यानी इंट्रिंसिक नेट एसेट वैल्यू। ये आप कह सकते हैं उस ईटीएफ के अंदर जो भी स्टॉक्स या एसेट्स हैं, उनकी रियल टाइम असली कीमत होती है, जो पूरे दिन बदलती रहती है। वैसे अगर आपको ये जानकारी काम की लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी और भी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अब प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब स्टॉक एक्सचेंज पर ईटीएफ का मार्केट प्राइस उसकी असली कीमत यानी INF से कहीं ज्यादा हो जाता है। और ऐसा होता क्यों है? अक्सर विदेशी निवेश पर लगी हुई रेगुलेटरी लिमिट्स की वजह से। और ये फर्क कोई छोटा मोटा नहीं होता। आप शायद बहुत ज्यादा कीमत दे रहे हो। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक ईटीएफ की असली कीमत मतलब INAV 100 रुपए है, लेकिन मार्केट में डिमांड सप्लाई के चक्कर में वो 121 रुपए का मिल रहा है। तो आप सीधे सीधे उसकी असली कीमत से बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ऐसा सच में होता है। अभी हाल ही में कुछ ईटीएफ्स तो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम पर बिक रहे थे, जैसे कि निप्पॉन हैंग सेंग ईटीएफ। ये अपने असली कीमत से लगभग 21% ऊपर ट्रेड कर रहा था। ये बहुत बड़ा प्रीमियम है। तो सबसे जरूरी बात, कोई भी ग्लोबल ईटीएफ खरीदने से पहले हमेशा उसका करंट मार्केट प्राइस और INAV का फर्क जरूर चेक कर लें।
अच्छा, दूसरा बड़ा रिस्क है करेंसी का। यहाँ दो बातें हो सकती हैं। अगर रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो आपके डॉलर वाले रिटर्न्स जब रुपये में बदलेंगे तो बढ़ जाएंगे। मतलब 10% मार्केट रिटर्न और 4% रुपया गिरा तो आपका टोटल रिटर्न 14% के करीब हो गया। लेकिन अगर रुपया मजबूत हो जाए तो आपके रिटर्न्स कम हो जाएंगे। जैसे 10% मार्केट रिटर्न में से 3% रुपया मजबूत होने के घट गए तो आपको मिले सिर्फ 7%। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की उनको एक साथ समेटते हैं और देखते हैं कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी टेकअवेज क्या हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से 4 बातें गांठ बांध लेनी हैं। पहली, सिर्फ अपने देश में इन्वेस्ट करने का रिस्क कम करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टिंग बहुत जरूरी है। दूसरी, अपने पोर्टफोलियो का 10 से 20% हिस्सा बाहर लगाना एक बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल तरीका है। तीसरी और सबसे जरूरी, ETF खरीदते वक्त ज्यादा पैसे देने से बचने के लिए उसका INF हमेशा चेक करें। और चौथी बात, ये समझें कि करेंसी के उतार चढ़ाव आपके रिटर्न्स को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या आपके पोर्टफोलियो की किस्मत सिर्फ और सिर्फ एक ही देश की इकोनॉमी से बंधी हुई है? तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क्स के सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।